रिश्ते क्यों टूटते हैं? मतलब इस एक सवाल के पीछे हजारों वजह हो सकती हैं। साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पर्सनल चॉइस है, लेकिन आज हम एक बिल्कुल ही अलग चश्मे से इस सवाल को देखेंगे, ज्योतिष के चश्मे से। हमारे पास एस.एन. पांडे के कुछ नोट्स हैं, जिनका शीर्षक है भाव और बिखराव, कुंडली में अलगाव का रहस्य। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई कौन सा ग्रह खराब है या कोई दोष है, बल्कि ये समझना है कि ज्योतिष के हिसाब से रिश्तों का टूटना वो किसी एक गलती का नतीजा नहीं है। ये एक पूरा पैटर्न है। मतलब कुंडली के अलग अलग भाव, हमारा अपना अहंकार, बाहर के लोगों का दखल और ग्रहों की चाल के एक पूरा जाल है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष में भाव या घर का मतलब है जिंदगी का एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं। जैसे दूसरा घर परिवार का डिपार्टमेंट है, सातवां घर पार्टनरशिप का। तो जब हम इन डिपार्टमेंट्स को और उन पर शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के असर को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब असली कहानी सामने आती है। और ये विश्लेषण मतलब किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं है, बल्कि उस पैटर्न को समझने के लिए है जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आती है। तो अगर हमें ज्योतिष के नजरिए से एक टूटते हुए रिश्ते की एक तरह से जासूसी करनी हो, तो सुराग ढूंढने कहाँ से शुरू करने चाहिए? मतलब पहला शक किस पर जाता है? पहला शक हमेशा स्वयं पर जाता है। स्वयं पर। हाँ, यानी कुंडली का पहला घर, जिसे लग्न भी कहते हैं, ये घर मैं का है। मेरा शरीर, मेरी सोच, मेरा अहंकार, मेरी पहचान। कहानी यहीं से शुरू होती है। दिलचस्प है। लेकिन किसी का मैं या उसका अहंकार वो रिश्ते को कैसे तोड़ता है ज्योतिषीय रूप से? देखिए, इसका जवाब ज्योतिष के अपने एक गणित में छिपा है। पहला घर जो मैं का है, वो परिवार के घर यानी दूसरे घर से ठीक 12वें स्थान पर पड़ता है। और ज्योतिष में 12वां घर हमेशा खर्च या आत्म होने को दिखाता है। उसे व्यय का भाव कहते हैं। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि इसका एक एक मैथमेटिकल कनेक्शन है कि मेरा मैं यानी पहला घर मेरे परिवार यानी दूसरे घर के लिए एक खर्च का घर है। ये तो कमाल की बात है। मतलब ज्योतिष के हिसाब से जरूरत से ज्यादा अहंकार या मैं करना वो परिवार को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब व्यक्ति का अहंकार इतना बढ़ जाए कि वो हर बात मनवाने पर अड़ जाए, तो वो असल में अपने पारिवारिक सुख को ही खर्च कर रहा होता है। ये अलगाव का पहला और सबसे गहरा सिग्नल है। और जैसे ही मैं की दीवार ऊंची होती है, दूसरा दरवाजा खुलता है बाहरी दखल का, जो हमें दूसरे घर की तरफ ले जाता है। दूसरा घर जो परिवार का है, तो इसमें बाहरी दखल कैसे आता है? देखिए, दूसरा घर सिर्फ हमारे अपने परिवार का नहीं है, बल्कि परिवार में किसी नए सदस्य के आने का भी है। अब सोचिए, अगर इस घर पर राहु या केतु जैसे ग्रहों का असर हो। राहु क्या है? एक धुआं है, एक अतृप्ति है, जो हमेशा कुछ नया और अलग चाहती है। मतलब वो इंसान को अपने परिवार के बाहर खुशी ढूंढने पर मजबूर करता है। हाँ, वो एक भ्रम पैदा करता है कि असली खुशी या रोमांच कहीं और है। ऐसे में व्यक्ति अस्थायी और अस्थिर नए रिश्तों की तलाश कर सकता है। और जब ये बात परिवार में खुलती है, तो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए पुराने जमाने में शादी से पहले दूसरे घर को बहुत ध्यान से देखा जाता था, ये समझने के लिए कि परिवार में बाहरी लोगों का दखल कितना रहेगा। अहंकार, बाहर के लोग, ये तो समझ आता है। लेकिन अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जो सुनकर शायद हमारे कई सुनने वाले चौंक जाएंगे, क्योंकि इसमें आज की सबसे बड़ी लत यानी मोबाइल फोन का जिक्र है। हाँ, ये तीसरे घर की कहानी है। तीसरा घर हमारे संवाद का है, कम्युनिकेशन का। और लेखक ने इन नोट्स में साफ साफ लिखा है कि आज के दौर में मोबाइल फोन अलगाव का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। ये तो बिल्कुल सच है। घंटों फोन पर लगे रहना, ऑनलाइन रहना, किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ये सारी चीजें शक पैदा करती हैं। और ज्योतिष इसे कैसे देखता है? वो और भी गहरा है। तीसरा घर सिर्फ बात करने का नहीं, बल्कि बात की क्वालिटी का भी है। जब इस घर पर अशुभ असर होता है, तो कम्युनिकेशन खोखला हो जाता है। बातें तो होती हैं, पर दिल नहीं मिलते। शक और कड़वाहट बढ़ती है। और इस शक का सीधा असर कुंडली के 12वें घर पर पड़ता है। 12वां घर जो नींद, आराम और मानसिक शांति का होता है। अरे, तो इसका मतलब मोबाइल पर शक करने से रातों की नींद उड़ जाने का एक सीधा ज्योतिषीय कनेक्शन है। क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? ज्यादातर मामलों में हाँ, क्योंकि जब तीसरे घर में पैदा हुआ शक और अविश्वास बढ़ता है, तो 12वें घर की मानसिक शांति भंग हो जाती है। इंसान अपने ही घर में अपने ही पार्टनर के साथ अकेला महसूस करने लगता है। नींद गायब हो जाती है। और यही मानसिक अलगाव की असली शुरुआत है। अहंकार, बाहर के लोग, मोबाइल से पैदा हुआ शक,
ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी तो रिश्ते का इमोशनल कनेक्शन होता है ना? प्यार अगर वो ही ना रहे तो ज्योतिष में इसका क्या हिसाब है? अब आप कहानी के बिल्कुल दिल पर आ गई हैं। और ये है 5वां घर। ये प्रेम, रोमांस और दिल की भावनाओं का घर है। यहाँ पर शनि का प्रभाव बहुत कुछ तय करता है। शनि धीमी गति, अनुशासन और एक तरह से वैराग्य का ग्रह है। यानी एक ऐसा ग्रह जो रोमांस और इमोशंस के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। तो जब शनि जैसा ठंडा और गंभीर ग्रह प्रेम के भावुक घर में बैठ जाता है, तो वो भावनाओं की उस सहजता को, उस गर्मी को धीरे धीरे सोख लेता है। अब सोचिए, एक रिश्ता है जहां सब कुछ ठीक है, जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, लेकिन उसमें वो प्यार वाली बात ही नहीं है। एक रूखापन है, एक खालीपन है। यही शनि का असर है। नोट्स में लेखक ने एक बहुत मार्मिक उदाहरण भी दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा कि जिन महिलाओं की कुंडली में ये योग होता है, वो अक्सर घर या पति से ना मिलने वाले प्यार और सम्मान की तलाश में बाहर झुक सकती हैं। ये उस भावनात्मक खालीपन को भरने की एक कोशिश है। और जब ये भावनात्मक अलगाव अपनी हद पर पहुंचता है, तो कहानी छठे घर की तरफ मुड़ जाती है। छठा घर है दुश्मनी, बीमारी और कोर्ट कचहरी का। प्यार से सीधे दुश्मनी तक, इसका ज्योतिषीय तर्क क्या है? इसका तर्क फिर से उसी गणित में है। ज्योतिष का एक बहुत ही सुंदर नियम है। कोई भी घर अपने से पिछले घर की हानि या नुकसान को दिखाता है। छठा घर पार्टनरशिप के 7वें घर से ठीक पिछला यानी 12वां घर है। अच्छा, तो फिर से वही 12वें घर वाला सिद्धांत यानी खत्म होना। तो 7वां घर अगर साझेदारी है तो छठा घर साझेदारी का खत्म होना। बिल्कुल। साझेदारी का खत्म होना यानी दोस्ती का दुश्मनी में बदलना और रिश्ते का कोर्ट कचहरी तक पहुंचना। जब छठे घर में बैठे ग्रहों का समय यानी दशा चलती है, तो ये तलाक और कानूनी लड़ाई की प्रक्रिया को और तेज कर देता है। और इसमें 7वें घर की, जो कि पार्टनरशिप का हेडक्वार्टर है, उसकी तो सीधी भूमिका होगी ही। सबसे बड़ी भूमिका। 7वां घर एक तराजू की तरह है जो रिश्ते का संतुलन बनाए रखता है। जब राहु केतु जैसे ग्रह इस घर से गुजरते हैं, जिसे गोचर कहते हैं, तो वो इस तराजू का संतुलन बिगाड़ देते हैं। राहु का धुआं उस घर को घेर लेता है और जो साथी कभी सहयोगी था, वो दुश्मन नजर आने लगता है। यहीं आकर व्यक्ति को लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा और वो अलग होने का फैसला कर लेता है। तो ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हम सब ग्रहों की कठपुतलियां हैं। क्या इसमें हमारे कर्मों का, हमारी किस्मत का कोई रोल नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें 10वें घर में मिलता है। 10वां घर सिर्फ हमारे करियर का नहीं, बल्कि हमारे कर्म का भी घर है। ये हमारे उन कर्मों का हिसाब है जो हम इस जीवन में करते हैं और जो पिछले जन्मों से साथ लाए हैं। तो 10वां घर कैसे बताता है कि रिश्ता टूटेगा? स्रोत के अनुसार जब 10वें घर पे बुरा असर हो, तो ये दिखाता है कि पार्टनर्स के बीच उम्मीद खत्म हो रही है। उन्हें लगता है कि भविष्य में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। ज्योतिष कहता है कि ये निराशा और उम्मीद का टूटना कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्मों का ही फल है। यहाँ कर्म का मतलब किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि जीवन के उन पैटर्न्स को समझना है जो हम खुद बनाते हैं। और इसी से 8वां और 9वां घर भी जुड़ते हैं। 8वां घर अपमान का है और 9वां हमारी परंपराओं और उसूलों का। हाँ, और ये टकराव अक्सर अधेड़ उम्र में देखने को मिलता है। 9वां घर वो संस्कार हैं जो हमने अपने परिवार से सीखे हैं। तीसरा घर हमारी अपनी इच्छाएं और हिम्मत है। जब 9वें घर के ग्रह तीसरे घर को देखते हैं, तो व्यक्ति अपनी परंपराओं के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है। उसे लगता है कि उसने समाज और परिवार के लिए बहुत जी लिया, अब अपने लिए जीना है। ये टकराव भी अक्सर अलगाव या दूसरी शादी का कारण बनता है। ठीक है, तो अब तक की इस पूरी जासूसी को समेटते हैं। अगर हमें कुछ मुख्य ज्योतिषी रेड फ्लैग्स की लिस्ट बनानी हो जो इन नोट्स में बार बार आते हैं, तो वो क्या होंगे? सबसे पहला और सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है दशा का। ज्योतिष में दशा का मतलब है कि किसी खास ग्रह का असर आपकी जिंदगी पर कितने समय तक रहेगा। एक तरह से उसकी पिक्चर चल रही है। तो किन ग्रहों की पिक्चर एक साथ चलना खतरे की घंटी है? जब पहले यानी मैं खुद, छठे दुश्मनी, 8वें अपमान, 10वें कर्म का फल और 12वें अंत या अलगाव, इन घरों के मालिकों की दशा एक साथ चल रही हो, ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। जब अहंकार, दुश्मनी, अपमान और अंत वाली सारी एनर्जी एक ही समय पर एक्टिव हो जाएं, तो रिश्ते का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये तो वाकई एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा लगता है। दूसरा मुख्य सुराग क्या है? दूसरा है शनि की भूमिका, खासकर चौथे और 5वें घर में। चौथा घर है घर की सुख शांति का और 5वां है दिल के प्यार का। शनि इन दोनों ही जगहों पर बैठकर एक ठंडापन और दूरी पैदा कर देता है।
घर में रहकर भी घर जैसा महसूस न होना या प्यार के रिश्ते में होकर भी प्यार महसूस न करना, ये शनि का क्लासिक असर है। और तीसरा बड़ा खिलाड़ी है राहु केतु का। नोट्स में साफ लिखा है कि दूसरे, 7वें और 11वें घर में इनका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, क्योंकि राहु एक भ्रम है, एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। दूसरा घर परिवार का, 7वां पार्टनर का और 11वां हमारी इच्छाओं का। जब राहु इन घरों से गुजरता है तो वो ये भ्रम पैदा करता है कि असली खुशी इस रिश्ते के बाहर कहीं और है, और यही सोच विवाहेतर संबंधों और झगड़ों को जन्म देती है। और चौथा, जिसे लेखक ने आधुनिक कारण कहा है, तीसरे घर के जरिए मोबाइल और सोशल मीडिया। एक ऐसा हथियार जो शायद 50 साल पहले नहीं था, लेकिन आज रिश्ते तोड़ने में सबसे आगे है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अलगाव कभी भी किसी एक वजह से नहीं होता। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। ये हमारे अहंकार, पहला घर, बाहरी हालात और बातचीत, दूसरा और तीसरा घर, ग्रहों का समय, दशा और हमारे अपने कर्मों, 10वां घर का मिला जुला नतीजा है। ज्योतिष हमें इसी उलझे हुए जाल को समझने का एक नक्शा देता है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि वैदिक ज्योतिष रिश्तों के टूटने को एक मल्टी फैक्टर प्रॉब्लम के तौर पर देखता है। इसमें हमारी अपनी ऊर्जा, बाहरी दुनिया का असर और ग्रहों की कॉस्मिक एनर्जी सब एक साथ मिलकर काम कर रही होती हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये स्रोत हमें अलगाव के ज्योतिषीय संकेतों को पहचानने में मदद करता है, लेकिन क्या इन संभावित पैटर्न को समझना उन्हें रोकने का रास्ता भी दे सकता है? अगर ज्योतिष इशारा कर रहा है कि किसी की कुंडली में बातचीत यानी तीसरे भाव की कमजोरी है या अहंकार यानी पहले भाव की आदत है, तो क्या समय रहते कोशिश करने से और जागरूक रहने से उस किस्मत को बदला जा सकता है जिसे हम लिखावा मानकर बैठ जाते हैं? ये नियति और इच्छा शक्ति के बीच एक सदियों पुराना विचार करने लायक सवाल छोड़ जाता है।